हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 19 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर का टॉपिक। मतलब जब हम किसी स्फीयर को चार्ज देंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, ये हम आज के लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, ध्यान से पूरा लेक्चर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्फीयर कितने टाइप के होते हैं। स्फीयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मतलब अंदर से एकदम खोखला हो स्फीयर, या फिर दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब स्फीयर अंदर से खाली ना हो, भरा हुआ हो पूरी तरह से। एक है होलो स्फीयर, दूसरा है सॉलिड स्फीयर। इसमें भी दो टाइप के होंगे, एक तो होगा होलो कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा टाइप होगा होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में भी यही दो टाइप है, एक है सॉलिड कंडक्टिंग और दूसरा टाइप है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये फोर टाइप के स्फीयर होते हैं, एक होता है होलो कंडक्टिंग, एक होता है होलो नॉन कंडक्टिंग, एक होगा सॉलिड कंडक्टिंग और दूसरा क्या हो जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन सभी के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी आज के लेक्चर में सीखनी है। इनमें से ये जो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इन तीनों के लिए जब हम इसको चार्ज देंगे तो स्फीयर कैसा बनेगा, चार्ज बनेगा। फिर उसकी वजह से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब हम इनको चार्ज देंगे इन तीनों ही केस में, तो चार्ज इस स्फीयर की सरफेस पर जाएगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, व्हेन ऑल दीज थ्री स्फीयर गेट चार्ज gets charged, then the charge resides on the surface of sphere। मतलब ये तीनों ही केस में, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और साथ में सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों ही केस में जब हम इन स्फीयर को चार्ज देंगे तो चार्ज इन स्फीयर की सरफेस पर जाएगा। ये चार्ज इनकी सरफेस पर जाकर रहेगा। जैसे यहां पर ये मैंने स्फीयर बनाया, तीनों ही केस के लिए मैंने एक स्फीयर बना रखा है। जब मैं इसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज सीधे ही इसकी सरफेस पर चला जाएगा। इस तरह से करके ये इसकी सरफेस पर चार्ज चला जाएगा। अगर चार्ज सरफेस पर चला जाएगा, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सरफेस पर, तो इसके लिए एक वर्ड आएगा, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, वो होता है सिग्मा। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कितना चार्ज हमने इसकी कितनी सरफेस पर दिया है। हर एक सरफेस का अपना एक एरिया होता है, हर एक ये जो स्फीयर है इसका अपना एरिया होगा। तो हम लिखेंगे हमने इस स्फीयर के ए एरिया को कोई क्यू चार्ज दिया है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितने एरिया में कितना चार्ज हमने दिया है, ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों ही केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा। और इन तीनों ही केस में क्योंकि चार्ज सरफेस पर जा रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज हो रहा है, तो इन तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम फॉर्मूला आने वाला है, सेम डेरिवेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों हम एक साथ पढ़ेंगे, इन तीनों के लिए सारे फॉर्मूला सेम रहेंगे। ये जो केस नंबर 4 है ना, ये अलग होगा। द चार्ज will distribute in whole volume। मतलब जब हम किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे तो चार्ज उसकी सरफेस पर नहीं जाएगा, उस स्फीयर की पूरी ही वॉल्यूम में वो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी ही वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमने कितना चार्ज कितनी वॉल्यूम को दिया है।
कितना चार्ज कितनी वॉल्यूम में हमने स्प्रेड किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों ही केस में क्योंकि सरफेस पर चार्ज आ रहा है तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में कहां पर जा रहा है चार्ज, पूरे ही वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये रहा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको जब हम चार्ज देंगे तो इसकी पूरी ही वॉल्यूम में वो चार्ज क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी ही वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इन सभी केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने सीखना है। इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, तो एक तो केस नंबर 1 इन तीनों का हो गया और एक केस नंबर 2 इसका हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज का मेन लेक्चर और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना। एक बेसिक सॉलिड इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, साथ में होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और साथ में सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। सबसे पहले ये हम केस नंबर 1 देख रहे हैं कि हम होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहां पर मैं स्फीयर बनाता हूं, ये मैंने यहां पर स्फीयर बना रखा है। ठीक है, ये स्फीयर बना नहीं है एग्जैक्ट, इसको स्फीयर बनाते हैं, एक सुंदर सा स्फीयर बनाते हैं। तो यहां पर ये मैंने एक स्फीयर बना रखा है। ठीक है, ये इस स्फीयर का सेंटर है और सेंटर से ये है इसकी रेडियस, ये सेंटर ओ है और सरफेस तक क्या है इसके रेडियस। जब हम इस स्फीयर को, ये स्फीयर कैसा है, ये स्फीयर होलो कंडक्टिंग है या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग है, और क्या हो सकता है सॉलिड कंडक्टिंग ये स्फीयर है। तो जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज इसकी पूरी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज इसकी पूरी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉजिटिव जरूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी मैं दे सकता हूं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी सरफेस पर। तो चार्ज इसकी पूरी की पूरी सरफेस पर क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके लिए हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्ड का यूज करते हैं, मतलब मैंने क्यू चार्ज इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और एक क्यू के साथ में एरिया को मैं और क्या लिख सकता हूं, एक स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर उसके रेडियस होती है, यहां पर रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो हम लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आप याद रखना, सिग्मा का ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग, इसकी वजह से हमें 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो हमें इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर, इसको मैं बोल देता हूं पी इन, एक हमें इसकी एग्जैक्ट सरफेस पर, इसको मैं बोल देता हूं पी एस, और एक इसके बाहर किसी पॉइंट पर जिसको मैं पी आउट बोल देता हूं। इन 3 जगह पर, ये पॉइंट पी मैंने ले रखे हैं, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें इस स्फीयर की वजह से इससे बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक इसकी एग्जैक्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और एक इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है। तो एक एक करके तीनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यहां पर ये मैंने बना दिया स्फीयर, जिसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये बाहर कोई पॉइंट पी है और ये इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर। अब कैपिटल आर इस बाहर वाले पॉइंट स्मॉल आर की जो डिस्टेंस है, स्मॉल आर बाहर वाले पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, इससे काफी छोटी है, तो इस पॉइंट को और मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये भी लिख सकता हूं। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, गॉस लॉ की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहले हमें गॉसियन सरफेस बनानी होती है, और गॉसियन सरफेस बनाने का भी अपना एक नियम होता है, एक रूल होता है कि वो सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आपको ये एक स्फीयर की तरह दिखाई दे रहा है जिस पर हमने चार्ज रख रखा है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस भी आप स्फेरिकली बना दो, और ये सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगी कि उस पॉइंट पी से होते हुए सरफेस निकलनी चाहिए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने इस तरह से एक गॉसियन सरफेस बना ली स्फेरिकल। ठीक,
इसकी रेडियस क्या है, ये स्मॉल आर है, और मेन जो अपना स्फीयर था उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब हम इस पर गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन में आपको इसकी सिखाने वाला हूं, ठीक है, एकदम इजीएस्ट डेरिवेशन, ज्यादा डेरिवेशन में हमको फंसना ही नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स किसके लिए आता है, गॉसियन सरफेस के लिए आता है। कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में एरिया। अब ये गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया हमने बोला है ए एक बार के लिए, और चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को ये बात बताओ, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करता है, यही तो हम यहाँ पर लिखते हैं। हाँ सर लिखते हैं। ये गॉसियन सरफेस ने बताओ कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, इस पूरे ही स्फीयर को एनक्लोज कर रखा है। देख लो, छोटा वाला स्फीयर इस गॉसियन स्फीयर के अंदर आ रहा है, तो इसका पूरा ही चार्ज एनक्लोज कर लिया। चार्ज कितना है, या तो आप इसको लिख दो कि हमने इसको चार्ज 2 दिया है, या फिर आप साथ में क्या लिख सकते हो, मैंने इसको सिग्मा की चार्ज डेंसिटी दे रखी है। एक बार के लिए मैं चार्ज एनक्लोज की जगह सीधा चार्ज ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया किसका है, इस गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का। इसका एरिया आप लिख दो ई, साथ में 4 पाई स्मॉल आर, स्मॉल आर है डिस्टेंस, देखो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस, तो ये लिखो स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को आप नीचे लेकर आ जाओ, ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है, मैंने साथ में 1 लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो मैंने इसको लिख दिया के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, ये हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपको फॉर्मूला मिला है, इसमें आप चार्ज की जगह साथ में और भी कुछ रख सकते हो। E इक्वल टू, ये देखो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जो हमें मिला है। यहां पर मैं Q की जगह और क्या लिख सकता हूं, ये सिग्मा क्या है, Q बाई ए को इस तरफ भेजो, हमें मिल जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा। Q की जगह आप सिग्मा ए लिखो, Q की जगह आप क्या लिखो, सिग्मा ए आप लिख दो, Q की जगह आप सिग्मा ए लिखो। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने लिख दिया सिग्मा। एरिया क्या है, एरिया है जहां तक चार्ज इनक्लोज हुआ है ना उसका एरिया, जहां तक चार्ज इनक्लोज हुआ है उसका एरिया, मतलब इस अंदर वाले स्फीयर का एरिया। इसी का तो चार्ज देखो पूरा इनक्लोज हुआ है, तो इस अंदर वाले स्फीयर का एरिया लिख दो आप। कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है। समझ में आ गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। आप इसको नोट करो, फिर हम इनसाइड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कर लो आप इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया नोट, मिटा दूं, ठीक। अब इसके बाद में हमें दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, साथ साथ में हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाते हैं। सबसे पहला केस आउटसाइड, जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस टाइम आया है। ये आपने फॉर्मूला नंबर 1 डिराइव कर लिया। इसके बाद दूसरा केस है इनसाइड, इनसाइड पॉइंट, जब स्मॉल आर से बड़ा क्या हो, कैपिटल आर। इनसाइड किसी पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये मैंने यहां पर बनाया एक अपना मेन स्फीयर, जिसकी सरफेस पर क्या है, चार्ज है, जिसकी सरफेस पर चार्ज है। इसके अंदर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमें इस पॉइंट P को लेते हुए क्या कर लेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और इस मेन स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। हमें इस गॉसियन सरफेस पर अब गॉस लॉ अप्लाई करना है। हम लिखेंगे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सब भूल जाओ, आप नॉर्मल इसकी जगह E और साथ में A लिख दो, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहां पर एरिया A क्या लिखना है, यहां पर एरिया आपको लिखना है इस अंदर वाला, ये जो है ना हमने गॉसियन स्फीयर बनाया इसका, क्योंकि हम फ्लक्स किसके लिए लिखते हैं, इसी गॉसियन स्फीयर के लिए लिखते हैं।
इसीलिए हम फ्लक्स लिखते हैं तो एरिया भी इसी का आएगा। आप लिखोगे ए ई, साथ में एरिया किसका लिखोगे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज बताओ कितना है। चार्ज इनक्लोज वो होता है जो इस गाउसियन सरफेस के अंदर आए। कोई चार्ज आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा। सारा चार्ज तो देखो इस मेन स्फीयर के बाहर है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा। तो आप लिखोगे चार्ज इनक्लोज कितना है 0। 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट भी कितना होगा 0। अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर इसको आप नीचे भेजो, ये भी कितना हो जाएगा फिर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा 0। सेकेंड रिजल्ट हमें मिल चुका है। इनसाइड जब स्मॉल आर से बड़ा क्या हो कैपिटल आर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। ये रिजल्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रख लोगे याद? ठीक। अब इसके बाद में हमें डेरिवेशन नंबर 3 करनी है। डेरिवेशन नंबर 3 है सरफेस। इसकी सरफेस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं, सरफेस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, और इस पॉइंट को लेते हुए हम क्या करेंगे गॉसियन सरफेस। अब सरफेस पर पॉइंट है तो गॉसियन सरफेस भी तो यही सरफेस पर ही बनेगी, एकदम इसके ऊपर ही तो बनेगी गॉसियन सरफेस। तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम नॉर्मली लिख देंगे ई ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, जितना इसका पूरा है, हम लिख देंगे यहां पर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए इस तरफ पड़ा रहने दो, एरिया को नीचे लेकर आ जाओ। एरिया कितना है बताओ, इसका एरिया कितना है? एरिया इसका हो जाएगा जो इस पूरे स्फीयर का है। हमें यहाँ पर एरिया किसका लिखना होता है, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस भी तो इस बार इस मेन सरफेस पर ही है, मेन स्फीयर के। तो इस मेन स्फीयर का जो अपने पास एरिया है वही आप यहाँ पर लिख दो। मतलब इस बार ये एक ऐसी जगह है सरफेस जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। तो चाहे स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर लिख दूंगा, बिकॉज एकदम सरफेस है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर समझ में आई। इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट साथ में कैपिटल आर का स्क्वायर। ये यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ऊपर कुछ नहीं है, मैंने लिखा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, के होता है। तो आप लिखोगे इसको के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। और ध्यान से देखो, आप क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए लिख सकते हो, सिग्मा ए लिख सकते हो। तो आपने लिखा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, साथ में ये क्या है कैपिटल आर का स्क्वायर। और ये क्यू की जगह आप और क्या लिख सकते हो, क्यू की जगह आप लिख सकते हो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर का स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हम जब चार्ज इनक्लोज लिखते हैं ना, चार्ज इनक्लोज, तो हमें वो चार्ज लेना होता है। हमें क्या लेना होता है, चार्ज इनक्लोज, वो एरिया लेना होता है जहां पर क्या हो रहा है चार्ज इनक्लोज, सरफेस का, सरफेस का। ध्यान से देखो, जब हम फ्लक्स लिखते हैं ना, इसमें एरिया हमें गॉसियन सरफेस वाला लेना होता है। जब हम चार्ज इनक्लोज लिखते हैं ना, इसमें हमें एरिया किसका लिखना होता है, मेन स्फीयर का लिखना होता है। याद रखना, जहां तक चार्ज इनक्लोज हो रहा है, जहां तक चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसका एरिया हमें लिखना होता है। तो हमने ये लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से कट हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या मिल जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के है, याद रख लेना, काम आएंगे। रख लोगे याद, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस रिजल्ट को भी हम साथ में यहां पर लिख देते हैं, इस रिजल्ट को भी हम साथ में यहां पर लिख देते हैं। सरफेस स्मॉल आर जब कैपिटल आर के इक्वल हो जाए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, या फिर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो आपको सरफेस पर, इनसाइड पॉइंट पर और आउटसाइड पॉइंट पर, तीनों ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में साथ में हमें एक ग्राफ भी बनाना होता है। वो ग्राफ को भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये यहां पर डिस्टेंस इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, दोनों के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, एकदम इसके सेंटर से स्टार्ट होगा और आर डिस्टेंस दूर किसी आउटसाइड पॉइंट तक जाएगा। तो जब हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर, इसके बाद में इनसाइड सारे के सारे पॉइंट होंगे, सेंटर भी तो अंदर ही है इसके स्फीयर के, फिर सारे इनसाइड पॉइंट, फिर सरफेस पॉइंट, फिर आउटसाइड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें ग्राफ में इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा। इनसाइड में कितना है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने यहां पर इसको 0 इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसको शो कर दिया यहां तक। यहां पर आर से बड़ा क्या है, कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट। इस जगह पर हम सरफेस पर आ गए हैं जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, सरफेस है, सरफेस। यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो चुका है। इस जगह पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर।
इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहां पर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। पहले कितना था 0, फिर क्या हो गया यहां पर मैक्सिमम। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस स्फीयर से बाहर जाएंगे, आउटसाइड पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, जो क्या करेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये रिलेशन होगा इस जगह पर। तो ये क्या होता है, ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है। हम बना देंगे यहाँ पर ये हाइपरबोला का पूरा कर्व। हाइपरबोला का हम क्या कर देंगे, ऐसे ग्राफ बना देंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब ध्यान से आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये यहाँ पर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटसाइड पॉइंट का। मैंने एकदम इससे चिपकते हुए नहीं बनाया ये ग्राफ, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इनके बीच में मैंने डिस्टेंस रखा है, इतना सा मैंने इनके बीच में डिस्टेंस रखा है। इसके पीछे एक रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इन तीनों केस में, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सरफेस पर डिफाइंड होता ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर नहीं होता, ये जो हमने मैक्सिमम लिखा है ना, ये सरफेस पर नहीं होता। क्यों नहीं होता सरफेस पर? ध्यान से देखो, अगर मैं सरफेस को ये मेन पॉइंट लूंगा जहां पर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो चार्ज एनक्लोज तो इस सरफेस के हल्का सा बाहर है। सर आउटर साइड होता है सरफेस के, आउटर साइड होता है जो चार्ज। तो अगर मैं एग्जैक्ट सरफेस पर लूंगा गॉसियन सरफेस, फिर तो चार्ज थोड़ा बाहर हो गया, चार्ज एनक्लोज तो जीरो हो गया, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए था। हाँ सर होना चाहिए था। तो हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का मानकर कैलकुलेट करते हैं, वो इस सरफेस से हल्का सा बाहर होता है, हल्का सा आउटसाइड होता है, बस हम उसको सरफेस बोल देते हैं। इसका यूज क्या है? यूज ये है कि एक तो मैं आपको आगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, वहां पर यूज है, बहुत कम पूछा जाता है। दूसरा, ये जो ग्राफ है ना, इसमें ध्यान रखना, ये सरफेस वाली जो लाइन है ना, इससे थोड़ा सा आगे से आप इस आउटसाइड वाले ग्राफ को स्टार्ट करना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, ये जगह पर मैक्सिमम, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रख लोगे याद है ग्राफ, रख लोगे याद? ठीक। तो आपको सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और साथ में होलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों के ही अंदर आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, साथ में ग्राफ भी आपको बता दिया। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ थोड़े अजीब से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा आगे। तो हमने स्टार्टिंग के तीनों केस पढ़ लिए, अब हमें केस नंबर 4 पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इतना रख लेते हैं, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यह हमें इस लेक्चर में अब आगे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाता हूं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बना दिया, इसको थोड़ा सा ही बनाते हैं। ठीक है, अब जैसा बना वो वैसा रहने दो। ये इसका एग्जैक्ट सेंटर O है और ये इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। ये इसकी रेडियस है। जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज इसकी सरफेस पे जाएगा या फिर पूरे वॉल्यूम में? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, पूरे इसके एरिया में, पूरे इसके वॉल्यूम में सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज इसके पूरे ही वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ सर आगे बात समझ। हमने इसको कितना चार्ज दिया? हमने इसको चार्ज दिया रो चार्ज डेंसिटी का, मतलब क्यू चार्ज हमने इसके पूरे वी वॉल्यूम में दिया है। इसके वी वॉल्यूम को हमने कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है। या फिर मैं साथ में इसको और क्या लिख सकता हूं, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को और क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर का, इतना मैंने इसको क्या दिया है, चार्ज डेंसिटी दिया है। ठीक है, इतना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसके अंदर किया। अब इसके लिए भी मुझे 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर कहीं पर पॉइंट P जो इनसाइड या यहां पर, एक इसके एग्जैक्ट सरफेस पे कोई पॉइंट P है यहां पर, और एक इसके आउटसाइड कोई पॉइंट P है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। इन 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आउटसाइड। आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में बात करते हैं। आउटसाइड का मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, ये मैंने बनाया स्फीयर। ठीक, इसके अंदर मैंने पूरे ही वॉल्यूम में क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, पूरे ही वॉल्यूम में चार्ज दे रखा है। ये इसका सेंटर O, ये रेडियस है R, और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैं इस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा। ये मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना ली।
अब इसके लिए जब मैं गाउस लॉ लगाऊंगा तो इसको मैं लगा दूंगा ई ए इक्वल टू चार्ज क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? पूरा ही चार्ज एनक्लोज कर ले रहा है जितना इस पूरी स्फीयर के अंदर है। तो मैं चार्ज एनक्लोज की जगह क्यू लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। ये इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। साथ में क्या है? एरिया। एरिया किसका है? इस गाउसियन सरफेस का, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। तो इस एरिया को आप नीचे लेकर आ जाओ, नीचे इस तरफ लेकर आ गए, ये यहां पर एरिया होगा Q डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा? इस गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है ना यहां तक, इसका पूरा एरिया। एरिया भी हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई ए में उसी गाउसियन सरफेस का लेंगे जिसके लिए हम गाउस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ये गाउसियन सरफेस जिसके लिए क्या किया जा रहा है? गाउस लॉ अप्लाई किया जा रहा है। तो इसी का एरिया हमें लेना है। हम लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये साथ में एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में है, ये यहां पर कुछ नहीं है, मैंने लिखा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? के होता है। तो के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? हाँ। अब अगर मैं इस क्यू की जगह ये देखो यहां पर क्या है? ये है रो इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर वी को इस तरफ भेज दूंगा तो मुझे क्यू मिल जाएगा। क्यू इक्वल टू रो वी मिल जाएगा, रो वी मिल जाएगा। तो यहां से मैं और क्या लिखूंगा? E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह मैंने लिख दिया, ये नीचे आर स्क्वायर है। क्यू की जगह मैं और क्या लिखूंगा? रो साथ में v। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर लिखा। अब अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर v की यहां पर वैल्यू रखूंगा तो वो बताओ कितनी आएगी? v की वैल्यू आएगी 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ये देखो ना ध्यान से, ये आर क्यूब को वॉल्यूम को मैंने इस तरफ भेज दिया रो की तरफ, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया रो इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये है ना, ये यहां पर हम ये जो वॉल्यूम लेते हैं ना, ये भी हमें वही लेनी है जहां तक क्या है? चार्ज इनक्लोज हो रहा है। चार्ज अगर पूरे स्फीयर का इनक्लोज हो रहा है, सारा चार्ज इनक्लोज हो रहा है, तो मैं सारा वॉल्यूम लिख दूंगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, लिख दिया, ठीक। अब देखो 4 पाई यहां से इस 4 पाई को कैंसिल कर देगा, हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये देखो 3 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। ये भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, आउटसाइड जहां पर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया? हाँ सर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में हम इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इनसाइड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इनसाइड, ये मैंने स्फीयर बनाया, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। ये इसकी रेडियस, चलो नीचे बनाते हैं इसको थोड़ा, ये इसकी रेडियस क्या है? आर है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट पी है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चार्ज को हमने इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पूरे ही वॉल्यूम में चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरह से करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पी को इंक्लूड करते हुए गाउसियन सरफेस बनाऊंगा। ये मैंने गाउसियन सरफेस बना दी। ध्यान से देखो, गाउसियन सरफेस बनी है, कुछ चार्ज तो इसके अंदर आ रहा है, कुछ चार्ज नहीं आ रहा है। आउटसाइड के केस में तो सारा ही चार्ज एनक्लोज हो रहा था, यहां पर सारा चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, सारा चार्ज एनक्लोज नहीं होगा। तो बताओ चार्ज एनक्लोज कितना होगा? चार्ज एनक्लोज, ध्यान से देखो, चार्ज कितना होता है? रो साथ में भी, हमने लिखा यहां पर रो, और यहां पर वॉल्यूम इस पूरे स्फीयर का नहीं होगा, पूरे स्फीयर का नहीं होगा। जो गाउसियन सरफेस हमने लिया ना, जहां तक चार्ज एनक्लोज हो रहा है, उसका वॉल्यूम हमें लिखना है। हम लिखेंगे 4 बाई 3 पाई, चार्ज कहां तक एनक्लोज हो रहा है? ये गाउसियन सरफेस तक। इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो आप ये स्मॉल आर का क्यूब लिखो, इसी का वॉल्यूम आएगा ये गाउसियन सरफेस का, जहां तक का चार्ज क्या हो रहा है? एनक्लोज, ठीक। तो हम यहां पर गाउस लॉ लगाएंगे, ई ए फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में एरिया लिखा, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहने दिया। एरिया बताओ कितना आएगा? एरिया हम गाउसियन सरफेस का ही लिखते हैं, बताओ कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई इस 4 पाई को कट कर देगा,
आर स्क्वायर इस आर क्यूब को कट करेगा, सिर्फ आर इस तरफ छोड़ेगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ये रो है, साथ में ये आर है, ये 3 नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे बचेगा। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, क्यू के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? आप क्यू एनक्लोज को क्यू ही रख दो, क्यू एनक्लोज को, अच्छा क्यू एनक्लोज को आपको क्यू नहीं रखने देना। अब आपको यहाँ पर, अब आपको इस जगह पर रो की वैल्यू रखनी है। अब आपको इस जगह पर रो की वैल्यू रखनी है। क्या रखोगे? रो की वैल्यू। रो की वैल्यू आप लिखोगे चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई, रो की वैल्यू बताओ तो कितनी है? रो की वैल्यू है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। मतलब जहां तक ये जो पूरा बाहर वाला स्फीयर है ना, पूरा बाहर वाला स्फीयर, इसकी वैल्यू आपको रखनी है। ओरिजिनल रो की वैल्यू कितनी थी? ये थी, ये आपने यहाँ पर रख दी। ठीक, साथ में आपने यहाँ पर लिखा 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये एक आर तो यहाँ पर पहले से पढ़, ये 3 इस 3 को कट कर देगा। ठीक है, ये 3 इस 3 को कट कर देगा। आपको यहाँ से मिला है क्यू आर, साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कुछ नहीं है, मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के होता है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो? E इक्वल टू के क्यू आर स्मॉल आर, साथ में डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यू। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया इनसाइड। तो आप लिखेंगे नंबर 2 पे इनसाइड, यहां पर स्मॉल आर से बड़ा क्या है? कैपिटल आर। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यू, या फिर ये हो जाएगा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये कैपिटल आर नहीं होगा, ये होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। और अब सरफेस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम ज्यादा मेहनत इस बार करेंगे नहीं, एकदम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 है। अब इस बार देखो, सरफेस पर हमें कैलकुलेट करना है सरफेस। सरफेस का मतलब तो यही है कि जो मेन अपना स्फीयर है वहीं पर गॉसियन सरफेस होगा, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा। चाहे इनसाइड वाला फॉर्मूला हो चाहे आउटसाइड वाला, दोनों में ही आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा सरफेस का फॉर्मूला। E इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख दो बाई आर का स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। या फिर यहाँ पे इसको रख दोगे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, एक आर इस आर क्यूब को कट कर देगा, आपको मिल जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कैलकुलेट करूं तो रो ये आर क्यूब है, ये स्मॉल आर को जो आर, जब मैं कैपिटल आर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर इस आर क्यूब को कट करेगा, एक आर ऊपर छोड़ेगा, ये हो जाएगा रो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। या फिर यहां पर रख दूंगा स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो ये आ गया फॉर्मूला। दोनों में से किसी में भी स्मॉल आर की जगह आपको कैपिटल आर रख देना, आपको सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये मैंने तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया। अब इसके लिए ग्राफ बनेगा, ये इस तरफ है डिस्टेंस, ये इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना। इनसाइड से स्टार्ट होगा एकदम सेंटर से, फिर बाहर तक जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ये रहा सबसे पहले इनसाइड। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना देंगे। ठीक है, यहां इस पॉइंट तक जहां पर स्मॉल आर से बड़ा क्या है? कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट है। ये पॉइंट पर दोनों एकदम इक्वल है, मतलब सरफेस पॉइंट है ये। और इसके बाद कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से, मतलब ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। फिर ये फिर क्या हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। ये एकदम क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कितना है? के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये इस जगह पर है सरफेस पर। उसके बाद में क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट, जिसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पैराबोला का ग्राफ बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैराबोला का नहीं, सॉरी, हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा, ये इस तरह से बनेगा कि इसकी स्टार्टिंग एकदम सरफेस वाले पॉइंट से होगी। जैसे पिछली बार मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि ये जो ग्राफ है ना आउटसाइड वाला, इसको एकदम सरफेस के साथ में स्टार्ट मत करना, थोड़ा सा स्पेस रखना बीच में। लेकिन यहां पर एकदम सरफेस के साथ में ही क्या होगा? ये ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। यहां पर एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां पर क्या है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ भी मैंने आपको बनवा दिए। आ गया सब कुछ समझ में? हाँ सर, आ गया समझ में। तो हमें जितना थ्योरी का पोर्शन पढ़ना था हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ये सारे फॉर्मूला एक एक याद रख लेना, बड़े आसान क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल होते नहीं।
यहां से क्वेश्चन आता है फिर आप गलत करते हो तो वो सही बात नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहां है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। ये क्या है? एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा कंडक्टिंग स्फीयर है? मैंने आपको दे दिया, चलो होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, इसके लिए एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहां पर इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितनी है? ई है। और ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है होलो कंडक्टिंग, इसके लिए रेडियस कितनी है? आर है। इसको मैंने चलो क्यू चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज मैंने इसको दे रखा है। इसके लिए सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। लेट्स से एक बार के लिए कितना है? ई है। देन आपको बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट अ पॉइंट r/2 and 3r/2 from center of sphere। हमें इस स्फीयर के सेंटर से r/2 और साथ में 3r/2 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इसका सेंटर O है। यहां से ये r/2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, इसको मैंने बोला P1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, और साथ में ये यहां पर 3r/2 डिस्टेंस है, यहां पर भी क्या करना है? P2 पॉइंट है, यहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ई सरफेस के बारे में बात करते हैं। ये बताओ कितना होगा? सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस आर का स्क्वायर। ये रेडियस आर का मैंने स्क्वायर कर दिया। इतने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। इतने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने ई बोल रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बोलेंगे ई एट P1 मतलब r/2 डिस्टेंस दूर। यहां पर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, अब बताओ क्या होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप लिख दोगे सर इनर रेडियस r/2 का स्क्वायर, ये तो करोगे? गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। सर गलत कैसे हो गया? ये ध्यान से देखो कैसा स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। चाहे होलो कंडक्टिंग हो, चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, इनसाइड पॉइंट है देखो r/2 वाला ये P1। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? नहीं होती। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। स्टार लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसी टाइप के छोटे मोटे ये गेम्स खेलते हैं आपके साथ, बाकी बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब बताओ P2 पोजीशन, P2 पॉइंट जहां पर क्या है? डिस्टेंस 3r/2 है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये बताओ कितना? हम लिखते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट है ना, इसके लिए स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से ये डिस्टेंस 3r/2 लिख दो, 3r/2 इसका स्क्वायर। के लिखा, क्यों लिखा? ये r का स्क्वायर तो r स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 इसके साथ डिवाइड कर रहे हो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ई P2 4/9 के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या बोला है? ई बोला है। इसको हमने क्या बोला है? ई बोला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई P2 इक्वल टू 4/9। समझ में आ गई इतनी बात? बस इतना आसान था ये क्वेश्चन। कुछ मुश्किल लगा इसमें? नहीं था ना। बस ये आपने यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक, मिटा दो इसको। चलो मैं ये नोट करने का आपको 25-30 सेकंड का टाइम देता हूं, तब तक एक और नया क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर लेता हूं। इसको आप नोट करो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इजी लगा होगा। बस एक छोटी सी ट्रिक थी इस पूरे क्वेश्चन में। ये गेम की तरह ही होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल होते नहीं है। बस एक छोटी सी ट्रिक थी, ट्रिक आपने तुरंत कैच कर ली, आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आसान था। ओके, मिटा दो इसको, मिटा दो। ठीक, इसको मिटाते हैं और हम अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन तो एकदम सेम ही रहेगा, बस इतना सा चेंज है कि ये इस बार सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है।
जिसकी रेडियस है r, और इसको मैं q चार्ज दूंगा तो ये इसके पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा, पूरे ही वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक तो r/2 डिस्टेंस दूर, ये रहा कोई पॉइंट P1, r/2 डिस्टेंस दूर, और दूसरा 3r/2 डिस्टेंस दूर, ये कोई पॉइंट है P2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, और ये सरफेस वाला जो पॉइंट है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी दे रखी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई सरफेस, ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर होता है, चाहे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, सभी केसेस में सरफेस पर तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने क्या बोला है, ई बोला है, ई हमने बोला है, रेडियस आर थी, ये हमने लिख दी, आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इक्वल। इतना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई हमने बोला है, ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। अब हम सबसे पहले P1 पोजीशन पर, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। P1 क्या है, इनसाइड पॉइंट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यू, ये फॉर्मूला होता है। याद है, रख लोगे, याद नहीं है तो भी क्वेश्चन करते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगा। के क्यू लिखा, ये तो क्या होता है रेडियस, तो मैंने रेडियस का क्यू भी लिखा। स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर वो डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड। इनसाइड ये रहा डिस्टेंस कितना है, r/2 सेंटर से, r/2, आर क्यू के एक आर को ये आर कट कर देगा, आपको मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड में ये दो यहां पर नीचे आ जाएगा, ये आर क्यू में से एक आर तो उड़ गया, नीचे बचेगा आर का ये स्क्वायर, के क्यू बाई आर के स्क्वायर को हमने क्या बोला था, साथ में ये क्या है 2, तो E/2 हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। पॉइंट P2 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, के क्यू आउटसाइड पॉइंट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, ये डिस्टेंस 3r/2, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, के क्यू 9r का स्क्वायर, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, के क्यू बाई आर स्क्वायर को आप क्या बोलोगे, ई बोल दोगे, ये हो जाएगा 4/9, फिर से यही इसका तो वैल्यू आया। समझ में आ गया, इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट दोनों के लिए और सरफेस के लिए भी। तो ये दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बट आसान क्वेश्चन करा दिए। अब इसके बाद में हम अगले और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको कराना है, कंसेंट्रिक कैविटी के अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कंसेंट्रिक कैविटी क्या होती है, कंसेंट्रिक कैविटी नहीं सॉरी कंसेंट्रिक स्फीयर के क्वेश्चन पहले करेंगे, बाद में कैविटी के क्वेश्चन देखेंगे। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, अब हम कंसेंट्रिक स्फीयर का कोई क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेंट्रिक स्फीयर के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। कंसेंट्रिक स्फीयर, सबसे पहले तो ये लिखो आप, ओनली इन केस ऑफ होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंसेंट्रिक स्फीयर का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको, कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब ये होता है कि एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर हो और दोनों का सेंटर एकदम सेम हो। जैसे एक स्फीयर मैंने ये बना रखा, ये इसका सेंटर क्या है, वो है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और स्फीयर बना रखा है, इसके अंदर मैंने एक और स्फीयर इस तरह से बना रखा है, इसका भी सेंटर यही हो, यही ओ हो, दोनों का सेंटर अगर सेम है तो इन स्फीयर को हम क्या बोल देंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर बोल देंगे। एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर, समझ में आई तेरी बात। और ये कंसेंट्रिक स्फीयर का केस तभी हो सकता है जब बाहर वाला स्फीयर कैसा हो, या तो होलो कंडक्टिंग या होलो नॉन कंडक्टिंग, या फिर कैसा हो, सॉलिड कंडक्टिंग। बट बाहर ये जो अंदर वाला स्फीयर है ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, सॉलिड, या फिर इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। मतलब अंदर वाला स्फीयर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाला स्फीयर इन्हीं तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या होलो कंडक्टिंग, या होलो नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग। कुल मिलाकर बात यह है कि बाहर वाला जो स्फीयर है ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो उसके लिए कैविटी वाले क्वेश्चन थोड़ी देर रुक कर आएंगे। ये क्या होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर का केस होता है। मान लो इसकी रेडियस है r, दूसरे की रेडियस क्या दे रखी है हमें, 2r, इस तरह से करके इस पर भी कुछ चार्ज दिया होगा, इस पर भी कुछ चार्ज दिया होगा। एक क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में मैं आपको कराऊंगा। ये क्या होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर। इनमें से ये जो अंदर वाला है इसको मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी बना सकता हूं, मतलब इसकी
पूरी ही वॉल्यूम में चार्ज चला जाए। बट ये जो बाहर वाला है ऑलवेज होलो कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में ओनली कंडक्टिंग। ये जो अंदर वाला है ये एनी टाइप कैसा भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ये होता है कंसेंट्रिक स्फीयर का पूरा खेल। अब इसके लिए हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल ना हो। इसको नोट कर लेना चाहो तो थोड़ा पीछे लेकर वीडियो को, और हम अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा यहां पर नहीं है, दूसरा हमें पेज लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, ये सेंटर है, सेंटर में हमने एक तो ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है और एक अंदर एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है, जब हम इसको कोई भी चार्ज देंगे तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर, इसकी रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है 2r। समझ में आ गई। बाहर वाला जो होलो कंडक्टिंग है या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग है उसकी रेडियस कितनी है, 2r। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता हूं आपके लिए। अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2r। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, ये जो होलोस्फीयर होता है ना, होलोस्फीयर, इसको हम साथ में स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। बट जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना, उसको सीधा हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही बोलेंगे। ये भी आप साथ में याद रखना। कई बार होलोस्फीयर की जगह शेल भी बोल दिया जाता है, स्फेरिकल शेल, ये भी आप साथ में याद रखना। अगर शेल बोल दिया गया इसका मतलब वो क्या है, होलो है, सॉलिड नहीं है। ओके, अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2r हैविंग चार्ज डेंसिटी sigma contain concentric non-conducting sphere of radius capital R having volume charge density rho distributed uniformly over its volume. Find electric field at a point at distance a है 3r/2 और दूसरी डिस्टेंस क्या है 3r फ्रॉम कॉमन सेंटर। मतलब हमें यहां पर कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखे हैं। इसको मैंने सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसको मैंने सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और इसको मैंने रो का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है। और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और तो हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसका ये जो कॉमन सेंटर है, कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब यही होता है कि दोनों ही स्फीयर का सेंटर क्या होगा, एकदम सेम होगा, एक ही सेंटर होगा, ठीक है, एक ही सेंटर से स्टार्ट होंगे दोनों स्फीयर। ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। और ये कैसा है, ये है हमारे पास एक स्फेरिकल शेल, जो होलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, होलो कंडक्टिंग भी हो सकता है। इसको मैंने क्या किया, इसकी सरफेस पर मैंने चार्ज दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके लिए, ठीक। इसके रेडियस है अंदर वाले की कैपिटल आर, दूसरे वाले की 2r है, इससे डबल है इसकी रेडियस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डबल तो होनी है, इससे बाहर है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है ओवर इट्स वॉल्यूम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस, सबसे पहले 3r/2 और दूसरा 3r।
ये जो सेंटर है ना, इससे 3r/2 यहां तक r है, यहां पर 2r, मतलब दोनों के बीच में कहीं इस जगह पर, ये जगह पर हमने पॉइंट लिया P1, जिसका डिस्टेंस कितना है 3r/2। एक तो यहां पर, और एक दूसरा हमें ऐसे पॉइंट पर जो कितना दूर है 3r डिस्टेंस दूर है यहां से, ये पॉइंट P2। इन दो जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दोनों की ही जगह से, दोनों की ही वजह से। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आप ये बताओ चार्ज कितना है। चार्ज हमने लिखा सबसे पहले Q नॉन कंडक्टिंग के लिए। हम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम होती है। अगर हम वॉल्यूम को इस तरह भेज देंगे तो क्या हमें चार्ज मिल जाएगा, तो हम चार्ज को लिखेंगे रो, साथ में इसका वॉल्यूम रो हमने एज इट इज लिख दिया जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। वॉल्यूम बताओ तो क्या है, वॉल्यूम नॉन कंडक्टिंग की, मतलब इस अंदर वाले की वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है r है, तो आपने लिखा r का क्यूब, रेडियस r का आपने लिख दिया क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, साथ में रो। ये आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का आपको चार्ज मिल गया। साथ में अब आपको चार्ज लिखना है कंडक्टिंग, मतलब बाहर वाले का, जो कितना हो जाएगा, हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा हमें दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस का एरिया। अगर ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया, अगर मैं एरिया को इस तरह भेज दूंगा तो मुझे चार्ज कितना मिलेगा, सिग्मा साथ में ए, सिग्मा ए मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज। तो हम लिखेंगे चार्ज को सिग्मा ए, सिग्मा को एज इट इज पढ़ा रहने दिया बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एरिया कितना है, एरिया होता है 4πr², r कितना है यहां पर, रेडियस 2r, तो आप लिखोगे 4π2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कितना होता है, 2r का स्क्वायर होता है 4r², और पहले से 4 ये पड़ा है, मतलब ये हो जाएगा सिग्मा 16πr², सिग्मा 16πr²। ये आपको चार्ज मिल गया इस कंडक्टिंग वाले का, दोनों का चार्ज मिल गया, बिल्कुल सर मिल गया। अब हम इन दोनों ही स्फीयर की वजह से यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं EP1, P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। P1 पॉइंट इस स्फीयर के लिए बताओ कैसा पॉइंट है, P1 इससे बाहर है, मतलब इसके लिए क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट हो गया, आउटसाइड पॉइंट हो गया। हम लिखेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, KQ डिवाइडेड बाय E आउट को हम क्या लिखते हैं, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, मतलब जितने डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। हमने लिखा K, इसका चार्ज को एक बार के लिए हमने कितना लिख दिया, Q लिख दिया, KQ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये बाहर, ये इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो डिस्टेंस है 3r/2, आपने लिख दिया 3r/2 का स्क्वायर, प्लस अब ये जो दूसरा स्फीयर है इसके लिए बताओ तो ये कैसा पॉइंट है, दूसरा स्फीयर है होलो कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग, ये इससे अंदर है, मतलब इसके लिए कैसा है, इनसाइड पॉइंट है। और इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक होलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए 0, तो प्लस आप इसको कितना लिख दोगे, 0, प्लस आप इसको कितना लिख दोगे, 0 लिख दोगे। समझ में इतनी बात। अब आप यहां पर सबसे पहले K लिखो, फिर आप ये Q लिखो, Q की वैल्यू बताओ कितनी है, ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग वाला पॉइंट है, ये नॉन कंडक्टिंग वाले इस स्फीयर की वजह से। नॉन कंडक्टिंग के लिए बताओ चार्ज कितना था, ये रहा, आपने लिख दिया K रो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, r का स्क्वायर r², और साथ में ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। इसको सोल्व कर लेना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर मिल जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, पॉइंट दूसरे वाले P2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसको मिटा दो, क्वेश्चन तो देखो हमें रखना है, क्वेश्चन तो हमें रखना है, क्या मिटाऊं, चलो इसी को मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो हम रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, वो बताओ कितना आएगा। ये P2 पॉइंट इसके लिए भी आउटसाइड है और इसके लिए भी आउटसाइड है, तो हम लिखेंगे K, चार्ज Q की जगह क्या लिखेंगे, सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग वाले के लिए हम लिखेंगे रो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस कितनी है, 3r का आपने स्क्वायर कर दिया। ये नॉन कंडक्टिंग वाले के लिए, नॉन कंडक्टिंग वाले के, प्लस में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आएगा, ये कंडक्टिंग वाले के लिए। जो हमारे पास होलो कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग है, इसके लिए क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका आउटसाइड पॉइंट है, इसका कैसा है, आउटसाइड पॉइंट है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, K चार्ज Q कितना है इसका,
सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है 3r, तो 3r का आपने स्क्वायर कर दिया। ये कंडक्टिंग के लिए दोनों को आपस में ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। समझ में आ गया? P1 और P2 दोनों ही पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा है। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। अब एक और टॉपिक हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट इसके बाद हमें पढ़ना है टॉपिक, वो होता है कैविटी से रिलेटेड टॉपिक। कैविटी का टॉपिक होता है, मतलब सर दांतों वाली कैविटी नहीं, वो कैविटी नहीं होती है। अगर कोई स्फीयर में कोई कैविटी हो जाए, कैविटी का मतलब होता है कोई खाली जगह है किसी स्फीयर में, जैसे अभी हमने पढ़े थे ये 4 टाइप के स्फीयर, इनमें से किसी में अगर कोई कैविटी बन जाएगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा अलग अलग जगह पर, ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो यहां पर मैंने एक स्फीयर बना रखा है, और एक बात मेरी ध्यान रखना, ये जो कैविटी बनेगी ना, हम पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। एक अलग टॉपिक बना लेते हैं इसको, क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, अलग टॉपिक बना लेते हैं पहले इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। कैविटी विल बी क्रिएटेड इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये बात याद रखना, अगर कैविटी का क्वेश्चन आएगा, मतलब जिसमें से कैविटी बन रही है, जो अपना मेन स्फीयर है वो कौन सा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है मतलब पूरे ही इसके वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। समझ में इतनी बात, ठीक है। ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है O, ये क्या है, इसका सेंटर O है। अगर इसमें इतना छोटा सा स्पेस में कट कर लूं, इतना छोटा सा स्पेस कट कर लूंगा, मतलब इतना स्पेस क्या हो गया, एकदम खाली हो गया, इसका चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। इतने से का चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। यहां पर ये क्या बन चुकी है, कैविटी। ये अब कैविटी बन चुकी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताना होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, ये हमें बताना होता है। ये हमें क्या करना होता है, बताना होता है। अब ध्यान से देखो, कैविटी कहां पर आई है, इनसाइड पॉइंट में आई है। कैविटी कहां पर आई, इनसाइड पॉइंट में। तो जब भी कैविटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा भी ये जाएगा कि इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, ई इनसाइड पर ही फर्क पड़ेगा। पहले आप मेरे को एक बात बताओ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सर वो होता है रो स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फॉर्मूला, या फिर के क्यू स्मॉल r डिवाइडेड बाय r का क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ये आपके काम आने वाला है कैविटी के केस में, ये आपके काम आने वाला है। याद रख लोगे, हाँ सर याद रख लेंगे, रख लोगे ना याद, हाँ सर याद रख लेंगे। रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है, रख लोगे याद। तो अब जब हमने कैविटी बना लिया ना, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ये इसका सेंटर है पूरे स्फीयर का, और ये जो हमने कैविटी बनाई है ये भी कैसी है, स्फेरिकल कैविटी है। तो ये इस स्फेरिकल कैविटी का सेंटर है। इसको मैंने बोला O, इसको मैंने बोल दिया क्या, O डैश। ये O है मेन अपने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, ठीक है। और ये जो कैविटी बनी है ना, ये पता है कैसी बनी है, ये आपके लिए ऐसी बनी है जो एकदम अंदर से खाली है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये कोई होलो कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाओ, एकदम अंदर से खाली मतलब होलो स्फीयर बनाओ, ऐसा आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, पक्का होगी ना, डिस्टेंस तो होती है। मैं इस डिस्टेंस को एक बार के लिए क्या बोल देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ। तो फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, बस आर की जगह आपको एक्स लिख देना है, रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कैविटी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कैविटी का क्वेश्चन बन जाएगा स्फीयर के अंदर, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ये हमने यहां पर एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमने ले रखा है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और एकदम इस सेंटर को टच करते हुए मैंने इस तरह से क्या कर रखा है, एक कैविटी मैंने क्रिएट कर रखी है। एक कैविटी जिसकी रेडियस कितनी है r/2, r/2 रेडियस की मैंने एक कैविटी यहां पर बना रखी है। अब r/2 इसकी रेडियस है, मतलब पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, r का, मतलब इसके एकदम सेंटर तक ये कैविटी क्या कर जाएगी, पहुंच जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो कैविटी को आप इस तरह से बनाओगे, सबसे पहले बात, यह आपने कैविटी बना दी। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
x बताओ कितना होगा। अगर ये डिस्टेंस r/2 है और सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक पूरी रेडियस कितनी होती है, r होती है, और ये डिस्टेंस इसकी रेडियस कितनी है, r/2 रेडियस की हमने कैविटी बनाई है, तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो r/2 है इसकी, इस कैविटी की। अगर r/2 डिस्टेंस है, ये इसका सेंटर, ये कैविटी का सेंटर o डैश, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, r/2, x की जगह आप r/2 पुट कर दो, रो r/2 साथ में 3 एप्सिलॉन नॉट, आपने रो लिखा, r लिखा, ये 2 नीचे गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 एप्सिलॉन नॉट बना दिया। ये आपने यहां पर कैविटी को भी मास्टर कर लिया है। बस इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, इनके अंदर कैविटी का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, इतना आसानी बनता है। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आ गई, ठीक। अब इतना ही हमें इस लेक्चर में पढ़ना था, बस एक और क्वेश्चन होता है वो भी कर लेते हैं, बाकी पढ़ना हमें इतना ही है। एक बार आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कंसेंट्रिक स्फीयर से ही, एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये मैंने यहां पर r रेडियस का कोई स्फीयर ले रखा है और इसके अंदर ही मैंने इसके साथ में इसका कंसेंट्रिक का मतलब सेम टू सेम सेंटर है, ये मैंने 2r रेडियस का एक और साथ में क्या ले रखा है, स्फीयर ले रखा है। इसको मैंने q चार्ज दे रखा है, दूसरे को मैंने 3q चार्ज दे रखा है, ठीक है। इनकी वजह से हमें कुछ कुछ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है, कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना सीखना है। कहां पर सीखना है, एक तो हमें इसके एग्जैक्ट जस्ट आउटसाइड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। एक मिनट रुको, एग्जैक्ट हम क्वेश्चन लेकर आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आए तो हाँ, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ये आपको अब तक स्फीयर मिला था, इसको मिटा दो, ये इसको आप मिटा दो। हाँ, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इसको मैंने चार्ज दे रखा है Q, और ये दोनों स्फीयर कैसे हैं, होलो नॉन कंडक्टिंग है या फिर होलो कंडक्टिंग बोलो, दोनों ही केस में यही होने वाला है कि चार्ज कहां पर जाएगा, इसकी सरफेस पर जाएगा। जैसे ही मैंने चार्ज दिया, चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। तो ये मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसकी सरफेस पर। समझ में आ गई इतनी बात, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब इनकी वजह से हमें कुछ पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट है एग्जैक्ट यहां पर, और एक पॉइंट है यहां पर। इसको मैंने बोला P1, ये है पॉइंट P2, इसको मैंने बोला पॉइंट P3, और ये क्या है पॉइंट P4। इन 4 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है, इन 4 पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ये जो P3 पॉइंट है ना, ये एकदम इससे चिपक कर यहां पर, ये जो P3 पॉइंट है ना एकदम इसके पास में है इस चार्ज के, ठीक। और ये जो P1 पॉइंट है ना, ये भी एकदम इसके पास में है, सारे एकदम सरफेस के पास पास में है पॉइंट। और इनके लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम P1 पॉइंट के लिए बात करते हैं। P1 पॉइंट बताओ, सबसे पहले इस चार्ज के लिए बताओ कैसा होगा, इस स्फीयर के लिए कैसा पॉइंट होगा। इससे तो बहुत बाहर है, कितना बाहर है, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां से, ये 2r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट P1। सर इससे भी थोड़ा सा बाहर है, इसको बाहर बनाने के पीछे एक रीजन है। जब मैं आपको होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी, कि जब हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना, वो एक्चुअल सरफेस पर नहीं होता, वो सरफेस से थोड़ा सा बाहर होता है। तो ये जो पॉइंट P1 है, इसको एक्चुअल में तो मैंने सरफेस पर रखा है, बस थोड़ा सा बाहर बनाया। क्यों बनाया, ताकि ये जो बाहर की तरफ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसको अपने अंदर एनक्लोज कर ले। तो हम कैलकुलेट तो असल में सरफेस पर ही करेंगे, इस डिस्टेंस को हम रेडियस 2r ही मानेंगे, बस चार्ज ये बाहर वाला सरफेस वाला भी एनक्लोज हो जाता है। समझ में ये बात, ये चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसमें इस पॉइंट P1 को हम थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, बाकी वही सरफेस वाला आंसर आने वाला है। मैंने बोला था एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा, यही है वो स्पेशल क्वेश्चन। इसको आप चाहो तो स्टार भी लगा लो, वैसे पूछा नहीं जाता नेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी आप चाहो तो याद रखना। पॉइंट P1 पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट P1 पर एक तो हमें इसकी वजह से मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इसकी वजह से मिलेगा। पॉइंट P1 पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ये कितना आएगा। ये जो P1 पॉइंट है ना,
ये आपको दिखाई हल्का सा बाहर दे रहा है ताकि ये इस बाहर वाले चार्ज को भी अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एनक्लोज कर लें। बट एक्चुअल में ये क्या है, इसकी सरफेस पर। जब मैं आपको होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और साथ में सॉलिड कंडक्टिंग पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये जो हम सरफेस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो सरफेस वाला पॉइंट है ना, उसको हम मानते तो सरफेस पर है, लेकिन एक्चुअली में वो हल्का सा बाहर होता है ताकि वो बाहर वाले चार्ज को भी एनक्लोज कर ले। तो जब आपको ये पॉइंट P1 हल्का सा बाहर दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये एक्चुअल इसकी सरफेस पर है। हाँ, अगर अंदर दिखाई दे रहा है तो सरफेस पर नहीं, सिर्फ बाहर वाला ही क्या है, हल्का सा अगर बाहर है तो ये क्या है, सरफेस पर है। तो हम इसको सरफेस पॉइंट मानेंगे। हम लिखेंगे, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट स्फीयर, ये क्या है, सेकंड स्फीयर। दोनों ही कैसे हैं, होलो कंडक्टिंग। फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर दोनों की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस पॉइंट है, इसके लिए क्या है, ये पॉइंट P सरफेस पॉइंट है, और इसके लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट है। ठीक, हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए K, फिर हम लिखेंगे कितना चार्ज है इस सरफेस पर, 3Q, डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस कितनी है, 2R, 2R का स्क्वायर, 2R का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस इसके लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, ये वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। आप लिखोगे सबसे पहले K, ये सरफेस का चार्ज कितना है, Q, डिवाइडेड बाय ये R डिस्टेंस कितनी है, जहां पर ये पॉइंट P है, 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर। ये K साथ में 3Q है, ये क्या है, KQ है। आप इसमें से K बाहर ले लो और 2R के स्क्वायर को बाहर ले लो, 2R के स्क्वायर को बाहर ले लो। ये यहां पर बचेगा 3Q, ये बचेगा Q, कितना हो जाएगा, 3Q और Q, ये बच जाएगा K 4Q डिवाइडेड बाय 2R का जब आप स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा 4R स्क्वायर। ये 4 इस 4 को कट कर देगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये आपको इस पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब अगर मैं P2 पर कैलकुलेट करने को बोलूं तो क्या होगा, P2 पर कैलकुलेट करने को बोलूं तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, सेकंड स्फीयर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। E1 के लिए बताओ, फर्स्ट स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट P2 है ये कैसा है, इनसाइड पॉइंट है, देखो हल्का सा अंदर है, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। सेकंड के लिए बताओ तो कैसा है, आउटसाइड पॉइंट है, जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में K, चार्ज कितना एनक्लोज कर रखा है, अब देखो थोड़ा सा अंदर आ गया तो ये चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा, चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसने क्यों एनक्लोज कर रखा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस से एग्जैक्ट तो पता नहीं, ये हल्का सा अंदर आ चुका है तो आप इसको ये 2R ही मान लो, ये सरफेस तक ये डिस्टेंस आप इसको ले लो, ये 2R का आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, ये R का स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर ये है, ये भी तो है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, छोटा सा हम कैलकुलेशन को अपने लिए आसान बना दें, KQ बाय R स्क्वायर को एक बार के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बोल देता हूँ, तो यहां से KQ बाय R स्क्वायर की जगह मैं क्या कर दूंगा, E लिख दूंगा, और साथ में ये 4 है, तो P1 कितना था, P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E था, और P2 पर कितना है, E बाई 4, इसका 1/4 हो गया। P3 पोजीशन पर बताओ कितना होगा, P3 पॉइंट एकदम यहां पर है, एकदम हल्का सा देखो इसकी सरफेस के पास में, तो मैं इस फर्स्ट ये जो सेकंड हमारे पास क्या है स्फीयर, इसका एकदम सरफेस पर मैं इसको बोल दूंगा, और इसके लिए क्या है, इनसाइड पॉइंट है, मैं लिख दूंगा फर्स्ट स्फीयर की वजह से और सेकंड की वजह से। सेकंड के फर्स्ट के लिए तो कैसा है, इनसाइड पॉइंट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड के लिए कितना होगा, K लिखा, चार्ज इनक्लोज हमने लिख दिया, क्यों, हल्का सा बाहर इसलिए किया है ताकि चार्ज को इनक्लोज कर ले, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, ये रही R के एकदम पास में, तो R का स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर को हमने क्या बोला था, E बोला, तो ये भी कितना हो गया, E3 हो गया, E3 कितना हो गया, E हो गया। अब हम P4 पर अगर कैलकुलेट करें तो E1 प्लस E2 दोनों की वजह से, E1 तो कितना हो जाएगा, 0, देख लो ना, ये वाला पॉइंट इससे तो इनसाइड ही है ना। सेकंड के लिए बात करें तो E2, ये है अपने पास सेकंड सरफेस, P2 इसके अंदर आ चुका है तो कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, ये भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो P4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। अब साथ में इसका एक ग्राफ भी होता है, इसका एक ग्राफ भी होता है, ग्राफ को हम किस तरफ बनाएं, इसको मिटा दूं क्या मैं, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, और ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इनके बीच में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये साथ में क्या है, डिस्टेंस, साथ में क्या है, डिस्टेंस। सेंटर से चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, पॉइंट नंबर P4, सबसे पहले क्या आएगा, पॉइंट नंबर P4, उसके बाद में क्या आएगा, ये रहा P3, उसके बाद में ये क्या है, P2, उसके बाद में ये क्या है, P1, इस तरह से करके पॉइंट है। एकदम हम पॉइंट नंबर P4 से स्टार्ट करेंगे, एकदम सेंटर के पास में ये, मतलब एकदम 0 लेवल से, जब डिस्टेंस R कितना है, एकदम 0 है सेंटर, यहां पर क्या है, एकदम पास में आएगा पॉइंट P4, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, P4 पर 0, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 से स्टार्ट करेंगे,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो बना दी, जीरो बना, यहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना दी, जीरो। इसके बाद में आया पॉइंट P3। पॉइंट P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। उसके बाद में पॉइंट कौन सा आएगा, P2। P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/4 हो गया, E/4। E/4 कैसे डिक्रीज हो रहा है, R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, क्या करेगा, ये हाइपरबोला की तरह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये मैंने इसको डिक्रीज करता हुआ शो कर दिया, ये मैंने इसको क्या कर दिया, डिक्रीज करता हुआ शो कर दिया। इसके बाद में पॉइंट क्या आएगा, P1 आएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम E है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैक्सिमम E है। तो यहां पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैक्सिमम E से डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये डिक्रीज करता जाएगा। ये मैंने इस तरह से इसको शो कर दिया। ये ग्राफ बनता है इनके बीच में। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो यहां पर हमारा आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का इतना बड़ा चैप्टर, ऑलमोस्ट 19 to 20 लेक्चर का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अब इसकी एनसीईआरटी भी आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा, साथ में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में वन शॉट रिवीजन का भी लेक्चर आएगा। वो तो आगे आएंगे। यहां पर ऑफिशियली अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहो।